नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चों हम सभी समझने वाले हैं जो हमारे 11th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 रहेगा। नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग आप सभी को पता है चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। इस चैप्टर से हम सभी देखने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ठीक है जी, ऐसे क्वेश्चन है जो कि बार बार रिपीट होते हैं आपके एग्जाम में। लगभग मैं अगर आपको बताऊं तो 90% क्वेश्चन जो है ना, शॉर्ट और लॉन्ग टाइप के जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, इसी में से आने वाले हैं, इससे बाहर नहीं आएगा। इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। आप जब एग्जाम देके निकलेंगे, आप लोगों का विश्वास जो है वो मेरे ऊपर और ज्यादा बढ़ जाने वाला है जब आप हूबहू ऐसे क्वेश्चंस आप अपने एग्जाम के दौरान देखेंगे। क्योंकि आप सभी को पता है भाई, 5 साल हो गए मेरे को, 3 साल से यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, 5 साल से ऑफलाइन बैच में बच्चों को यही सारे क्वेश्चंस मैं बताता हुआ आता हूँ और यही सारे क्वेश्चंस भी पेपर में पूछे जाते हैं। बहुत सारे बच्चे इन्हीं क्वेश्चंस को करके अच्छे खासे मार्क्स भी लेके 11th क्लास में पास हो जाते हैं और फिर 12th में तहलका मचा देते हैं। चलिए जी, तो हम स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। रोशन सर स्टडी पॉइंट पे अगर आप सभी पहली बार आए तो भाई आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। ठीक है, पूरे रोशन सर स्टडी पॉइंट की पूरी टीम आप सभी के लिए वर्क कर रही है, लगातार हम लोग आप सभी के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो आप सभी हमें भी सपोर्ट करें ताकि हम आपको आगे और बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करा सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और भाई सारी वीडियो जो भी आती है उसको शेयर वगैरह करते रहना, है ना जी। देखिए, तो स्टार्ट करते हैं हम सभी। आपको पता है रोमन साम्राज्य के बारे में इस चैप्टर में है, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य जिसका नाम है रोमन साम्राज्य, है ना जी। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनना चाहिए आपके हिसाब से? ये क्वेश्चन बनना चाहिए कि भाई रोमन साम्राज्य कौन से 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। ठीक है जी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप सभी को पता है कि रोमन साम्राज्य 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। पूरा यूरोप था रोमन साम्राज्य का भाग, पश्चिमी एशिया की बात कर लो, है ना, और उत्तरी अफ्रीका की बात कर लो। तो इन 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था हमारा रोमन साम्राज्य। दुनिया का सबसे विशालकाय साम्राज्यों में से एक था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन भाई लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है, लॉन्ग में भी आ जाता है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में भी आ जाता है। क्वेश्चन क्या है कि रोमन साम्राज्य के इतिहास की रचना करने वाले स्रोतों का वर्णन कीजिए, है ना जी। अगर सिंपल शब्दों में हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि रोमन साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने के स्रोत क्या है। ऐसे कौन से स्रोत है, ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे कि हम रोमन साम्राज्य के बारे में जानकारी जुटा सकते हैं, है ना बच्चों। तो देखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है ना। देखो, रोमन साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने का जो स्रोत है उसमें सबसे पहले आ जाता है पाठ्य सामग्री। ठीक है जी, क्या आ जाता है? पाठ्य सामग्री। अब भैया जी, पाठ्य सामग्री का मतलब क्या होता है? पाठ्य सामग्री से हम क्या समझते हैं? तो पाठ्य सामग्री ऐसे इसमें ऐसे चीजों को हम शामिल करेंगे जिनको हम पढ़ सकते हैं, पढ़ के जानकारी जुटा सकते हैं रोमन साम्राज्य के बारे में। तो पाठ्य सामग्री में क्या क्या चीजें आ जाती है जी? जो भी समकालीन व्यक्तियों द्वारा लिखे गए जो भी रचनाएं हैं, जैसे कि उस समय का इतिहास लिखा गया होगा उस समय के किसी व्यक्ति द्वारा, या कोई पत्र लिखा गया होगा, है ना जी, या कोई प्रवचन दिया गया होगा, प्रवचन को भी लिखा गया होगा, लिखित रूप में रहा होगा, या फिर जो कानून है उस समय का, क्योंकि भाई कानून भी लिखित रूप में होते थे कई जगह पे, तो लिखित रूप में जो भी कानून है उससे भी उस समय के इतिहास के बारे में, उस समय के कानून के बारे में हम जान सकते हैं। कोई व्याख्यान लिखा होगा किसी के बारे में, है ना, किसी भी टॉपिक के ऊपर कोई व्याख्यान विस्तार पूर्वक तरीके से उसका वर्णन किया गया होगा। तो ये सारी चीजें किसमें आ जाती है जी? पाठ्य सामग्री में आ जाती है। चलिए आगे हम बात करते हैं, आगे क्या है? आगे है दस्तावेज या लिखित दस्तावेज भी कह सकते हो, है ना जी। जो लिखित दस्तावेज यानी कि मोटी किताबों के रूप में, मोटे दस्तावेजों के रूप में होंगे। तो पांडुलिपि लिखे जाते थे उस समय, है ना जी। पांडुलिपि यानी कि जो मोटी किताब के तौर पे हमारे पास आज भी मौजूद है। तो इस समय क्या होता था कि इसमें वैसे दस्तावेज में क्या क्या एग्जाम्पल दे सकते हो आप? अभिलेख का भी एग्जाम्पल दे सकते हो, लेकिन अभिलेख वैसे कोई दस्तावेज का टाइप नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी बुक में अभिलेख भी दस्तावेज में शामिल कर रखा है ना जी। पत्थरों पे लिखे जो भी शिलालेख होते हैं, वही शिलालेख और अभिलेख लगभग सिमिलर ही होते हैं। ठीक है, जो चट्टान या पत्थरों पे उत्कीर्ण किए गए जो शब्द होते हैं उसको इसमें आप शामिल कर सकते हो। और पांडुलिपिया यानी कि जो आपको पता है कि रोमन साम्राज्य के जो लोग थे वो किस पे लिखा करते थे जी? पैपायरस के पत्तों पे लिखन कार्य करते थे। ये दस्तावेज किस पे लिखते थे? पैपायरस के पत्तों पे। और ये पैपायरस का जो पौधा था वो कहां उगता था जी? नील नदी किनारे, है ना, नील नदी के किनारे उगता था। और ये नील नदी जो है वो कहां है जी? मिस्र में है। ठीक है जी, मिस्र में। तो
पेपायरस के पत्तों पे जो दस्तावेज लिखे गए थे उससे भी हमें रोमन साम्राज्य के बारे में जानकारी मिल जाती है। तो दस्तावेज में आप सिर्फ एक भी एग्जांपल दे दोगे ना, मैं तो कहता भाई एक एग्जांपल दे देना बस। पेपायरस के पत्तों पे लिखे जो भी दस्तावेज है उसको हम इसमें शामिल करते हैं। जो पांडुलिपियां, जो कि पेपायरस के पत्तों पे जो पांडुलिपियां लिखी गई थी उसको हम इसमें शामिल कर देते हैं। बस बहुत एक एग्जांपल दे देना और पेपायरस पत्रों जो पत्ते हैं उसके बारे में बता देना कि पेपायरस के जो पत्ते के जो मतलब पौधे होते थे वो मिस्र में नील नदी के किनारे उगा करता था। बस इतना लिख देना बहुत है। उसके बाद देखो भौतिक अवशेष, इसमें बहुत सारे पॉइंट आप लिख सकते हो। भौतिक अवशेष क्या होते हैं जी? भौतिक अवशेष उन्हें कहा जाता है जो कि जमीन के नीचे से हमें प्राप्त हुए, है ना। जैसे कि अस्थियां हो सकती हैं, औजार है, आभूषण है, मनके है, ईंटें है, उस समय की इमारतें है, जो भी जमीन के नीचे से जो भी चीजें हमें मिलेगी ना उसको हम क्या बोल देंगे बच्चों? भौतिक अवशेष, है ना जी। तो भौतिक अवशेष में क्या क्या है देखो, जो भी पुरातात्विदों द्वारा जो भी खोजी जाती है, खुदाई के समय मिले इमारतें हैं, मिट्टी के बर्तन है, सिक्के है ना, धातुएं हैं बहुत सारी, तो ये सब चीजें जो है इसमें शामिल हो जाते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, चलो तो ये 3 तरीके हैं जिससे कि हमें रोमन साम्राज्य के बारे में पता चल जाता है। अब देखो बहुत सारे बच्चे ना, देखो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप सिर्फ इस पीडीएफ को पढ़ लिए तो भाई आपके 90+ आ गए। थोड़ा सा चीजों को समझना भी जरूरी होता है, थोड़ा सा अपना बुद्धि भी लगाना जरूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, अब यही सारे क्वेश्चन रट के चले जाएंगे और रट के तो चले जाएंगे। कई बार क्या होता है क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछ लेते हैं, यही क्वेश्चन है, पूछने के बाद शब्द चेंज कर दे, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो रटते हैं, बुद्धि नहीं लगाते, दिमाग नहीं लगाते। तो वो थोड़ा सा दिमाग का भी इस्तेमाल करना सीखो यार। अब तुम 17-18 साल के हो चुके हो, है ना, और वही तरीका जो बचपन में हम करते थे, गाइड ले आए जी, गाइड में से 4 क्वेश्चन रट के चले गए और एग्जाम दे आए, ऐसा नहीं करना। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, दिमाग लगाओ, फिर आंसर करो। बहुत मतलब इससे भी आप इस पीडीएफ से भी पढ़ के आराम से 90+ कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। हर जगह दिमाग चाहिए भाई, जिंदगी में हर मोमेंट में, हर पल में आपको ना दिमाग लगाना ही होगा, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा, तभी जाके आप हर जगह अपना परचम लहरा सकते हैं, अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है जी, तो थोड़ा सा अपना बुद्धि जरूर लगाना। देखो आगे क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि रोमन साम्राज्य को कितने चरणों में बांटा जाता है ना। रोमन साम्राज्य को जब हम पढ़ते हैं, रोमन साम्राज्य का जब हम अध्ययन करते हैं ना, ठीक है जी, तो रोमन साम्राज्य की जब हम बात करते हैं तो इसको हम 2 भागों में बांट देते हैं, है ना। एक को हम क्या बोलते हैं जी, पूर्ववर्ती, गलत लिख रहा हूं, पूर्ववर्ती, 1 मिनट, पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती, ठीक है जी, ऐसे लिखेंगे, एक पूर्ववर्ती और एक को हम क्या बोलते हैं, परवर्ती। ठीक है, परवर्ती। दोनों में कौन से सदी का अंतर है जी? तीसरी सदी, है ना। ठीक है, तीसरी सदी का अंतर है, 300 जो सदी है उसका अंतर है। तीसरी सदी से पहले का पूर्ववर्ती और तीसरी सदी के बाद का पूरा समय काल परवर्ती कहलाता है। तो ये चीज आप समझ ले, यही चीज यहाँ पे आपके लिखी हुई दिख जाएगी। देखो मैं आपको समझा देता हूं, क्या लिखा है कि रोमन साम्राज्य को मोटे तौर पे हम 2 चरणों में बांट सकते हैं, जिसे पूर्ववर्ती और एक को परवर्ती चरण कहते हैं, है ना। इन दोनों चरणों के बीच में कौन सी सदी का अंतर है जी? तीसरी सदी या तीसरी शताब्दी। सदी और शताब्दी का मतलब एक ही होता है, ये बात आप सभी को मालूम होगा, है ना। तो तीसरी शताब्दी का अंतर है ना। और दूसरे शब्दों में कहे तो तीसरी शताब्दी के मुख्य भाग तक की संपूर्ण अवधि को पूर्ववर्ती कहा जाता है, यानी कि तीसरी शताब्दी और तीसरी शताब्दी से पहले का जो भी समय काल है उसको पूर्ववर्ती, और उसके बाद के जो भी समय काल आ जाता है उसमें हम परवर्ती समय काल उसको कह देते हैं। कुल मिलाकर जो मैंने आपको बात बताई वही है, बीच में बस तीसरी सदी का अंतर है। तीसरी सदी से पहले का समय काल जो है पूरा, उसको हम पूर्ववर्ती, और तीसरी सदी के बाद का जो समय काल है उसको हम परवर्ती समय काल कह देते हैं। वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत कम पूछा गया है, एमसीक्यू में यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए जी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है जी हमारा? अगला क्वेश्चन है रोमन साम्राज्य में गणतंत्र या रिपब्लिक का क्या मतलब था? ठीक है जी, रोमन साम्राज्य के लिए गणतंत्र या फिर रिपब्लिक का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या था रोमन साम्राज्य के लिए? देखो जी, वैसे तो गणतंत्र या रिपब्लिक का मतलब होता है ऐसा देश जो कि अपने संविधान के माध्यम से देश की शासन व्यवस्था को चला रहे, है ना, और कोई बाहरी ताकत जो है उसके अनुसार नहीं चल रहा वो। ठीक है, तो उसको, ऐसे राज्य को हम क्या बोलते हैं? गणतंत्र बोलते हैं। लेकिन रोमन साम्राज्य के लिए गणतंत्र का मतलब कुछ और था। ठीक है जी, तो रोमन साम्राज्य के लिए गणतंत्र का मतलब क्या था? देखो, इस साम्राज्य की बात करें तो इस साम्राज्य में गणतंत्र यानी कि रिपब्लिक एक ऐसी शासन व्यवस्था थी जिसमें वास्तविक सत्ता किसके हाथों में होती थी? जिस सेनेट के हाथों में। अब बहुत सारे बच्चों को सेनेट का मतलब तो मालूम ही होगा। अगर आप लोग मेरी
चैप्टर की वीडियो देखते हुए आ रहे हैं, सारे वीडियोस देख रहे हैं। आप सभी को पता है कि 11th 12th क्लास के लिए हम स्पेशली कंटेंट डाल रहे हैं, वो भी हिंदी मीडियम में, है ना। हिंदी मीडियम में इतनी बड़ी टीम जो है वो कहीं और आपको देखने को नहीं मिलेगा। आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए, खास करके आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सेनेट जो है, सेनेट क्या होता था, एक धनी वर्ग होता था, है ना। रोमन साम्राज्य में एक धनी वर्ग होता था जिसको हम सेनेट कहते थे। तो गणतंत्र के काल में क्या था कि सबसे पावरफुल जो होते थे वो सेनेट होते थे, मतलब कि वास्तविक सत्ता जो है वो सेनेट के हाथों में होता था। रोमन साम्राज्य में अलग अलग इलाकों में अलग अलग धनी लोग होते थे, यानी कि सेनेट होते थे, जो कि वहां के शासन व्यवस्था को चलाते थे। सेनेट में धनवान परिवार के एक छोटे समूह का बोलबाला रहता था, जिसमें जिसे अभिजात भी कहा जाता था, यानी कि अभिजात वर्ग बोल दो, एक ही बात है। सेनेट जो है अभिजात ही कहलाते थे क्योंकि बहुत पैसे वाले होते थे। व्यवहारिक तौर पर गणतंत्र अभिजात वर्ग की सरकार का शासन सेनेट नामक संस्था के माध्यम से चलाई जाती थी, यानी कि जो अभिजात वर्ग है वो सरकार चला रहे हैं कौन सी संस्था के माध्यम से, सेनेट नामक संस्था के माध्यम से। तो सेनेट में पूरी तरीके से धनवान लोगों का ही बोलबाला था, अभिजात वर्ग के जो लोग होते थे उन्हीं का बोलबाला हुआ करता था। अब देखो जी, 509 से लेकर 27 ईसा पूर्व तक रोमन साम्राज्य क्या था, गणतंत्र था, यानी कि पूरी तरीके से यहाँ पे सेनेट का शासन था। लेकिन एक सम्राट आता है जिसको हम ऑगस्टस के नाम से जानते हैं। आप सभी को पता है 27 ईसा पूर्व में इसने क्या किया, तख्ता पलट कर दिया, है ना। सेनेट की सत्ता को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया और सम्राट को सबसे ऊपर कर दिया, ठीक है जी। तो सम्राट हो गए सबसे ऊपर और सेनेट हो गए उसके नीचे। तो 27 ईसा पूर्व में क्या होता है, जूलियस सीजर जो है, सीजर होगा यहाँ पे सीजर, जूलियस सीजर का एक दत्तक पुत्र है जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्टेवियन। तो ऑगस्टस या फिर ऑक्टेवियन, इसका बचपन का नाम वैसे ऑक्टेवियन था, बाद में ऑगस्टस के नाम से ये जाना जाता है। तो ऑक्टेवियन उसका तख्ता पलट कर देता है, यानी कि सेनेटों का तख्ता पलट कर दिया और सत्ता को अपने हाथों में ले लिया और ऑगस्टस के नाम से रोम सम्राट बन बैठा, है ना जी। तो ऑगस्टस के नाम से ऑक्टेवियन ने क्या किया, रोम सम्राट की घोषणा कर दी, रोम सम्राट वो बन गया, है ना। सेनेट की सदस्यता जीवन भर चलती थी और उनके लिए जन्म की अपेक्षा धन पद प्रतिष्ठा को अधिक महत्व दिया जाता था। तो सेनेट का पद जो है वो जन्म पर आधारित नहीं था जी, जन्म पर आधारित नहीं था, बल्कि इस बात से मैटर करते, इस बात से निर्धारित होता था ये पद कि किसके पास कितना ज्यादा पैसा है, कितना ज्यादा मान मर्यादा प्रतिष्ठा है, इस बात से डिसाइड होता था सेनेट का पद, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन आसान था, समझ में आ गया होगा, है ना। बहुत सारे बच्चे भाई कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन जब रोशन सा स्टडी पॉइंट पे आते हैं तो सारी कंफ्यूजन दूर हो जाती है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। प्रिंसिपेट क्या था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रिंसिपेट से आप क्या समझते हैं, तो प्रिंसिपेट एक ऐसा राज्य था जिसकी स्थापना 27 ईसा पूर्व में ऑगस्टस ने की थी, है ना। तो प्रिंसिपेट एक राज्य था, ठीक है जी, जिसकी स्थापना सम्राट ऑगस्टस के द्वारा 27 ईसा पूर्व में की गई थी। सेनेट के साथ शासन को खत्म करके प्रिंसिपेट के अंतर्गत उसने क्या किया, सबसे ऊपर सम्राट को पहुंचा दिया, है ना। और अगस्टस अपने आप को क्या बोलता था, प्रिंसिपेट राज्य में अपने आप को क्या बोलता था, प्रथम नागरिक, प्रथम, है ना, अपने आप को क्या बोलता था, ये प्रथम नागरिक कहता था, बल्कि राजा नहीं कहता था, प्रथम नागरिक कहता था। और ऐसा उसने सेनेट को सम्मान देने के लिए कहीं ना कहीं किया था, ठीक है जी। ये क्वेश्चन आया समझ में सबको, आगे आ जाते हैं जी। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखो, ये क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स में भी आ जाता है, कई बार 4 मार्क्स, स्टेट बोर्ड में 4 मार्क्स में भी आ जाता है, लेकिन थोड़ा सा ना आपको यहाँ पे डिफाइंड करना होगा इसको, बस हेडिंग बना के मत छोड़ देना भाई, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारा कि रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास में 3 मुख्य खिलाड़ी कौन थे, 3 मुख्य खिलाड़ी आपको बताने हैं। अब यहाँ पे खिलाड़ी का मतलब आप फुटबॉल खेलने वाले या हॉकी खेलने वाले या क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी मत समझ लेना भाई। यहाँ पे खिलाड़ी का मतलब है रोमन साम्राज्य को चलाने वाले वॉरियर कौन थे, असली योद्धा कौन थे, कौन रोमन साम्राज्य को चला रहे थे पूरी तरीके से, वो खिलाड़ी कौन थे जो रोमन साम्राज्य में सत्ता के साथ खेल रहे थे कहीं ना कहीं, ऐसा आप समझ सकते हैं, ठीक है जी। तो रोमन साम्राज्य के 3 प्रमुख खिलाड़ी में सबसे पहले नंबर पे आ जाता है सम्राट। देखो जी, आप सभी को पता है कि सम्राट का जो पद था वो सबसे ऊपर आता था। रोमन सम्राट, जैसे कि ऑगस्टस की बात कर लो, वो अपने आप को प्रथम नागरिक कहता था, है ना, और पूरी सत्ता को सम्राट ही संभालता था। दूसरे नंबर पे आ जाते थे सेनेट। तो सेनेट में आप सभी को पता है कि धनी वर्ग का बोलबाला था, है ना। और सम्राट के बाद जो दूसरे नंबर पे जो आते थे वो सेनेट ही आते थे, लेकिन गणतंत्र के काल में ये सबसे ज्यादा पावरफुल हुआ करते थे, इस तरीके से आप लिख देना। उसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाते हैं सेना। रोमन सेना एक व्यावसायिक सेना होती थी, सभी सैनिकों को भत्ते दिए जाते थे, यानी कि वेतन दिए जाते थे, पैसे दिए जाते थे, फ्री में किसी से काम नहीं लिया जाता था। तो रोमन सेना की विशेषता थी।
आगे हम अगले टॉपिक में रोमन सेना की विशेषता ही समझने वाले हैं। तो ये समझ गए आप, तीन प्रमुख खिलाड़ी कौन थे, सम्राट, सेनेट और सेना। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन आ चुका है हमारा। अगला क्वेश्चन है रोमन साम्राज्य की सेना की विशेषता बताओ। ठीक है, देखो एनसीईआरटी बुक पढ़ोगे, एनसीईआरटी बुक में क्या है कि भाई टॉपिक्स बहुत लेंदी होते हैं, बच्चों को समझ में नहीं आता है। हम नोट्स बनाते हैं तो उसमें शॉर्ट बना देते हैं चीजों को और आसान भाषा में बना देते हैं ताकि आसानी से बच्चे समझ पाए इन चीजों को। ठीक है जी, देखो रोमन सेना की विशेषता की अगर हम बात करें तो रोमन सेना की प्रमुख विशेषता देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि रोमन सेना जो थी एक व्यावसायिक सेना थी। आपको ऊपर ही मैंने बताया कि रोमन साम्राज्य की सेना एक व्यावसायिक सेना थी, यानी कि सभी सैनिकों को इसमें क्या मिलता था, पैसा मिलता था भाई। पैसों के लिए काम करने आ जाते थे लोग, तो भाई वेतन मिल गया सबको। सेना में प्रत्येक व्यक्ति को 25 वर्ष तक कार्य करना होता था, यानी कि 25 वर्ष तक सेवा देनी होती थी। रोमन साम्राज्य में सबसे बड़ी एकल निकाय सेना थी जिसमें 6 लाख तक सैनिक होते थे। एक ऐसा बड़ा संगठन सैनिकों का था जिसमें 6 लाख तक सिपाही मौजूद थे। ठीक है जी, रोमन सेना के पास निश्चित रूप से सम्राट का भाग्य निर्धारित करने की शक्ति थी। सम्राट का भाग्य कैसे निर्धारित करते थे, अगर रोमन सेना पावरफुल होता था तो सम्राट भी पावरफुल हो जाता था। जिस युद्ध में जाता था वहां पे वो जीत कर ही आता था। लेकिन अगर रोमन सेना जो सेना है वो कमजोर है तो सम्राट भी कहां जीत पाएगा भाई, बताओ जीत पाएगा क्या, नहीं जीत पाएगा। तो इसलिए रोमन जो सेना है वो सम्राट का भाग्य निर्धारित करने की क्षमता रखती थी। अब ये आखिरी पॉइंट क्या लिख दिया कि सेनेट जो है वो सेना से घृणा करते थे क्योंकि सेना हिंसा करती रहती थी। मतलब जो सेनेट वर्ग है ना उस सेना को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। ठीक है, क्यों पसंद नहीं करते थे, क्योंकि भैया ये अच्छे सेवा शर्तों के लिए अच्छे अपनी आय बढ़ाने के लिए है ना, ये बार बार हिंसा करते रहते थे और ज्यादातर हिंसा का स्रोत मानते थे सेना को। ठीक है, तो इसलिए सेनेट जो है वो सेना को घृणा करते थे क्योंकि इनको ना भाई सेनेट वर्ग को ना शांति पसंद थी, शांति प्रिय थे कुल मिलाकर, कहने का मतलब ये। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं। हाँ जी, अगला क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, बलात् भर्ती वाली सेना से क्या समझते हैं। बलात् भर्ती वाली सेना का मतलब क्या होता है, बलात् से ही समझ में आता है बलपूर्वक। जिसमें क्या होता है बलात् भर्ती वाली सेना में क्या होता है कि सैनिकों से ना जबरदस्ती सेना में कार्य लिया जाता है। ठीक है, तो इसको हम बलात् भर्ती वाली सेना बोल देते हैं। जैसे कि ईरान की सेना की बात कर लो तो ईरान के जो सेना थी वो बलात् भर्ती वाली सेना थी भाई। वहां पे जबरन लोगों से कार्य लिया जाता था सेना में, समझ रहे हो। चल भाई हट, ओहो ये कहाँ आ गए हम। बलात् भर्ती वाली सेना का मतलब समझ गए। अब एक शब्द आ गया गृह युद्ध। गृह युद्ध का मतलब क्या होता है, तो गृह युद्ध का मतलब होता है घर के अंदर ही, एक देश के अंदर ही, एक साम्राज्य के अंदर ही दो पक्षों के बीच में युद्ध हो जाना गृह युद्ध कहलाता है। जैसे कि आपके घर में अगर आपके मम्मी पापा के बीच में संघर्ष हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, गृह युद्ध ही बोलेंगे। या भाई बहनों के बीच में या भाई भाई में आपस में लड़ाई हो जाए घर के अंदर ही तो उसको क्या बोला जाएगा, गृह युद्ध बोला जाएगा। गृह यानी कि घर, युद्ध यानी कि घर में ही युद्ध हो जाना है ना, तो ये गृह युद्ध हो गया। तो गृह युद्ध दो दूसरे देशों से संघर्ष के ठीक विपरीत अपने ही देश में सत्ता हासिल करने के लिए किया गया संघर्ष होता है ना। तो अपने ही देश में दो पक्षों के बीच में कोई युद्ध हो जाए तो उसको हम क्या बोल देंगे जी, गृह युद्ध बोल देंगे। समझ में आया सभी को। आगे आ जाओ, दिनारियस की बात कर लेते हैं भैया। दिनारियस क्या था, दिनारियस क्या था, रोमन साम्राज्य को हेरोड के राज्य से प्रतिवर्ष कितनी दिनारियस के बराबर आमदनी होती थी। ये आता है भाई एमसीक्यू में, वैसे ज्यादातर चांस है एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। वैसे एमसीक्यू की वीडियो अलग से मैं अपलोड करूंगा, तब भी एक क्वेश्चन आपको उसमें देखने को मिल जाएगा। देखो जी दिनारियस क्या था, तो दिनारियस रोमन साम्राज्य में चांदी का सिक्का होता था। वैसे इसमें विशुद्ध चांदी यूज किया गया था, शुद्ध चांदी नहीं था। 4.5 ग्राम। अभी सॉलिडस की अगर हम बात करेंगे, सॉलिडस भी एक सिक्का था जो कि कॉन्स्टेंटाइन द्वारा जारी किया गया था, आगे उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दिनारियस की बात करें तो 4.5 ग्राम, इसका वजन कितना था, 4.5 ग्राम, लेकिन विशुद्ध चांदी का यूज इसमें किया गया था। और रोमन साम्राज्य को हेरोड के राज्य से प्रतिवर्ष लगभग 54 लाख दिनारियस के बराबर आमदनी हुआ करती थी। तो ये चीज आप याद रखेंगे, याद करके रखना पड़ेगा भाई। ठीक है, भूल जाओगे तो फिर नंबर ही भूल जाना अपने। चलो जी आगे बात करते हैं। क्वेश्चन है, पहले नीचे आंसर दे रखा है, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछने की कोशिश कर रहा है भाई, इसको देख लेते हैं पहले। देखो क्या लिखा है, रोमन सम्राट घनी आबादी वाले विशाल साम्राज्य पर किस प्रकार नियंत्रण रखते थे।
अब आप सभी को पता है कि रोमन साम्राज्य बहुत ही विशालकाय साम्राज्य था। तो किस तरीके से रोमन जो सम्राट होते थे वो अपने पूरे इतने विशालकाय साम्राज्य पर नियंत्रण रखते थे, इसी के बारे में इसमें आपको समझने को मिलने वाला है। चलिए जी आगे समझते हैं हम किस तरीके से रोमन सम्राट अपने विशालकाय साम्राज्य पर नियंत्रण रखा करते थे। देखो क्या लिखा हुआ है कि संपूर्ण साम्राज्य में दूर दूर तक अनेक नगर स्थापित किए गए, है ना, अनेक नगर स्थापित किए गए दूर दूर तक, ऐसे जगह पे जहां पे नगरों के माध्यम से कंट्रोल रखा जा सकता था। ठीक है, तो जिसके द्वारा समस्त साम्राज्य पर नियंत्रण रखा जाता था। नगर जो दूर दूर जो नगर स्थापित किए गए थे उन नगरों के माध्यम से सभी एरियाओं में कंट्रोल रखा जाता था। मान लो कि इधर गांव है, 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 बीच में एक नगर बना दी, है ना, तो एक नगर से इस सारे एरियाओं पे कंट्रोल रख लिया। फिर इधर गांव है, इधर गांव है, इधर गांव है, इधर गांव है, इधर भी गांव है, इधर भी गांव है, बीच में फिर एक नगर बसा दिया जी। तो इससे पूरे आसपास के एरियाओं पे, गांवों पे नियंत्रण रखा जा सकता था। तो इस तरीके से नियंत्रण रखते थे शहरों के माध्यम से। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है कि भूमध्य सागर के तटों पर स्थापित बड़े बड़े शहरी केंद्र जैसे कि सिकंदरिया है, एंटीओक है, साम्राज्य पर नियंत्रण करने के मूल आधार थे, है ना। तो ये मुख्य शहर है, जैसे सिकंदरिया है, एंटीओक है, ये सारे ऐसे शहर थे जिनके माध्यम से साम्राज्य पे बहुत तगड़े तरीके से कंट्रोल रखा गया था। इन्हीं शहरों के द्वारा सरकार प्रांतीय, सामाजिक, ग्रामीण क्षेत्र पर कर लगाते थे, कर लगाने में सफल हो पाते थे जिनसे साम्राज्य को अधिक धन संपदा प्राप्त होती थी। अब यह इन्हीं नगरों के माध्यम से जो भी गांव है, प्रांत है, वहां से कर एकत्रित किया जाता था, है ना जी। स्थानीय उच्च वर्ग के लोग कर वसूल करने में और अपने क्षेत्रों के प्रशासन के कार्य में सक्रिय सहायता करते थे। अब जो उच्च वर्ग के लोग हैं, जो धनी लोग हैं, है ना, जैसे कि सेनेट है, तो ये सब भी साम्राज्य को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। इनकी भूमिका भी महत्वपूर्ण थी और कर वसूलने में सबसे ज्यादा योगदान उच्च वर्ग के लोगों का ही होता था। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए जी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भाई लिख के ले लो, लिख के कोरे कागज पे लिख के ले लो मेरे से और साइन करवा लेना मेरे से। क्वेश्चन भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, और पेपर में 100% आता है, 100%। ठीक है, 99% भी नहीं बोल रहा हूँ, 100% बोल रहा हूँ कि मिड टर्म में दिख जाएगा या फाइनल एग्जाम में दिख जाएगा, दिखेगा जरूर ये क्वेश्चन। ठीक है जी, तो क्वेश्चन क्या है कि रोमन साम्राज्य, और डिट्टो ऐसे ही दिखेगा भाई, कुछ भी चेंज नहीं मिलेगा तुम्हारे को इस क्वेश्चन में, कुछ भी चेंज नहीं, रत्ती भर भी चेंज नहीं देखने को मिलेगा। ऐसे ही का ऐसा ही क्वेश्चन आ जाएगा। रोमन साम्राज्य के तीसरी शताब्दी के संकट की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो तीसरी शताब्दी, आपको पता है कि रोमन साम्राज्य को हम दो भागों में बांट के पढ़ लेते हैं जी। तीसरी सदी से पहले वाला पूर्ववर्ती, तीसरी सदी के बाद वाला परवर्ती। बीच में ये भी तो सोचना है कि ये तीसरी सदी का ही गैप क्यों लिया गया। तो तीसरी सदी या तीसरी शताब्दी जो है वो संकटों का काल था रोमन साम्राज्य के लिए। ऐसा लगा ना खत्म है भाई ये साम्राज्य, तो एकदम खत्म है ना। तो ऐसा क्या हुआ इस समय काल में, देखो जानते हैं। तो लिखा क्या है कि रोमन साम्राज्य में पहली और दूसरी सदी उन्नति प्रगति का समय काल था, खूब उन्नति प्रगति हुआ थी। ऑगस्टस जैसे सम्राट ने उन्नति प्रगति में बहुत योगदान दिया। लेकिन तीसरी सदी आते आते तक तनाव से घिर गया भाई ये साम्राज्य, बहुत ज्यादा संघर्ष मारकाट होने लगा इस साम्राज्य में। देखो ईरान में क्या होता है, अब आपको पता है कि इनका जो पड़ोसी राज्य था, पड़ोसी जो साम्राज्य था और दुश्मन भी था, ईरान था, है ना। और ईरान में क्या होता है 225 ईस्वी में एक बहुत ही पावरफुल वंश का उदय होता है, एक आक्रमणकारी वंश का उदय होता है जो स्वयं को क्या कहते हैं जी, ससानी। तो ससानी वंश का उदय हुआ लगभग 225 ईस्वी में, कहा जी, ईरान में, है ना। ईरान के जो ससानी वंश है उसका एक शासक था जिसका नाम था शापुर प्रथम। शापुर प्रथम ने बोला, मतलब ये दावा किया कि उसने रोमन साम्राज्य पे आक्रमण के दौरान वहां के 60,000 सैनिकों को मार दिया, 60,000 सैनिकों का सफाया कर दिया। और रोमन साम्राज्य की जो पूर्वी राजधानी थी एंटीओक, है ना, क्या नाम बताया, एंटीओक, एंटीओक पे भी इसने क्या कर लिया जी, कब्जा कर लिया। ऐसा इसने दावा किया था, है ना, दावा ठोका था। तो ये डाटा आप लिखेंगे इसमें, है ना जी। आगे देखते हैं। देखो इसी समय काल में क्या होता है, जर्मनी मूल के कई जनजाति, बहुत सारी जर्मनी मूल की जनजाति जैसे कि गौथ है, वेंगल जनजाति है ना, बहुत सारी जर्मनी मूल की जनजातियों ने क्या किया, राइन और डैन्यूब नदी के सीमाओं की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। और ये बहुत क्रूर होते थे, ये जर्मनी मूल की जनजाति बहुत ज्यादा क्रूर थे। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया भाई, बहुत बार हमले किए, जो पूर्वी सीमा है उस पर बार बार हमले करते रहे रोमन साम्राज्य की पूर्वी सीमा पे। और इस वजह से क्या होता है कि रोमन वासियों को जो डैन्यूब नदी का एरिया होता है ना, डैन्यूब नदी का एरिया खाली करके भागना पड़ता है वहां से। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि भाई जर्मनी मूल के जनजातियों ने हमला किया।
इसी समय रोमन शासकों को ना विदेशी बर्बरों से युद्ध करना पड़ गया। अब बर्बर कौन होते हैं भैया? बर्बर उन्हें कहा जाता है जो हिंसा में विश्वास करते हैं, मार काट में विश्वास करते हैं, सीधा आर पार की लड़ाई लड़ते हैं भाई, आर पार का गेम खेलना पसंद होता है इनको, बख्शते नहीं है, सीधा सामने जो आ गया दुश्मन सीधा गला काट देते हैं। तो ये है विदेशी बर्बर। अब विदेशी बर्बरों से युद्ध करने वाले बहुत रोमन सम्राट मारे गए, बहुत सारे सैनिक मारे गए। कुल मिला के ऐसा कहा जाता है कि तीसरी शताब्दी में ना 47 वर्षों में 25 सम्राट जो है वो सत्तासीन हुए। अब मरने वालों का डाटा नहीं दे रखा है, बस सत्ता से हटे बदलाव होता रहा। 47 वर्ष में 25 सम्राट बदल गए भाई इस समय काल में। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि रोमन साम्राज्य जो है वो तीसरी शताब्दी में संकटों का सामना किया और ऐसा लगा कि अब रोमन साम्राज्य का खात्मा हो ही जाएगा। लेकिन फिर कुछ सम्राट आते हैं जो कि रोमन साम्राज्य को बचा लेते हैं खत्म होने से। चलिए आगे बढ़ जाते हैं भाई। देखो यार, बोलने के लिए भाई चाहिए स्टैमिना, पावर समझाने के लिए, और वो पावर आता है तुम्हारे लाइक्स और कमेंट की वजह से। जितना ज्यादा लाइक करेंगे, जितना ज्यादा कमेंट करेंगे, उतने ही एनर्जी के साथ अगली वीडियो लेके आऊंगा और उतने मजेदार तरीके से चीजों को समझाऊंगा। तो लाइक करो, शेयर करो वीडियो को फटाफट भाई। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? रोमन साम्राज्य की सामाजिक विशेषताओं की विवेचना कीजिए। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? रोमन समाज की विशेषता बतानी है भाई, समाज की, है ना। जैसे कि भारतीय समाज को देख लो भाई, भारतीय समाज पुरुष प्रधान समाज है, महिलाओं को उतनी स्वतंत्रता नहीं मिली हुई है ना। यहाँ पे परिवार का जो मुखिया होता है वो पिता होता है, तलाक देना बहुत आसान नहीं है, अभी आप बात कर लो। तो ये इस तरीके से रोमन समाज की भारतीय समाज की विशेषता बता सकते हो। लेकिन यहाँ पे तो हमें रोमन समाज की विशेषता बतानी है भैया, तो रोमन समाज की क्या खासियत थी उसको हम समझने वाले। देखो पहला ही पॉइंट लिखा हुआ है कि एकल परिवार का प्रचलन था। यहाँ पे एकल परिवार यानी कि माता पिता और बच्चे ही एक साथ रहते थे। एक होता है संयुक्त परिवार, संयुक्त, है ना। संयुक्त का मतलब क्या होता है? मिला जुला परिवार, चाचा ताऊ के बच्चे वगैरह सब आपके फैमिली का ही पार्ट माने जाएंगे, एक साथ रहोगे, होंगे फैमिली में 20, 25, 50, 100 लोग। लेकिन संयुक्त परिवार में आप जैसे आपके माता पिता और आपके जितने भी सगे भाई बहन हैं सब एक साथ रह रहे हो, उसको एकल परिवार बोलेंगे। तो रोमन साम्राज्य में एकल परिवार का ही प्रचलन था, है ना। यहाँ पे संयुक्त परिवार को अच्छा नहीं माना जाता था। समझ गए जी? समझ गए? आगे आ जाओ, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। परिवार में दास शामिल थे। यहाँ के परिवार की खासियत ये थी कि दासों को परिवार में गिना जाता था, ठीक है। जो वयस्क पुत्र होता था ना, वयस्क पुत्र, मान लो 18 का हो गया, 18 प्लस का हो गया, निकल बेटे तू घर से निकल जाते थे, उनको परिवार में नहीं गिनते थे। लेकिन परिवार में दासों को गिना जाता था भाई, ठीक है। रोमन साम्राज्य में वयस्क पुत्र अपने पिता के परिवार के साथ नहीं रहते थे, शादीशुदा हो गया, निकल बेटे तू अपना अलग अलग अपनी फैमिली बसा ले, ठीक है। लेकिन दासों को परिवार में गिनते थे भाई, दास जो होते थे वो परिवार का ही पार्ट दासों को माना जाता था। समझ गए जी? चलिए आगे बढ़ते हैं। महिलाओं का संपत्ति पर पूरा अधिकार हुआ। अब महिलाओं का माता पिता की मृत्यु हो गई तो बेटों को मिलता नहीं था, बेटा क्योंकि व्यस्त होकर चले गए अपने अपने रास्ते भाई, कहीं और चले गए हो। लेकिन बेटियां जो होती थी पूरे संपत्ति की मालकिन बन जाती थी भाई, ये बहुत बढ़िया था भाई लेडीजों के लिए। हमारे लिए कुछ नहीं था भाई यहाँ पे, तो है ना, माता पिता मर गए, पूरा भाई जो लेडीज है उनका हक। तो चलो इस पे आपका क्या राय है? आप क्या इसको सही मानते हो, गलत मानते हो? कमेंट में बता देना। फिर भी ठीक है, महिलाओं को पावर दे रहे, अच्छी बात है। तलाक देना आसान था भाई, तलाक देना बहुत आसान था। महिला या पुरुष में से किसी ने बोल दिया तलाक तलाक तलाक, मेरे को इसके साथ दे रहना, ये बहुत घटिया इंसान है ना, खत्म, रिश्ता खत्म, समझ लो। तो तलाक देना बहुत ही आसान था, है ना। जैसे कि हलवा बनाना बहुत आसान होता है, वैसे तलाक देना बहुत आसान था यहाँ पे। तो किसी ने भी शादी भंग करने की बात कह दी तो शादी भंग कर दिया जाता था, ठीक है जी। विवाह की आयु की बात कर लो भैया, विवाह की आयु क्या थी यहाँ पे? विवाह की आयु की बात करें तो पुरुष जो है 28 से लेकर 32 साल की एज में शादी करते थे, मतलब एज भी ठीक ठाक थी, है ना। अभी तो मेरे गांव में भाई 15-16 साल के लड़के हैं, उनकी भी अभी भी शादी करवा दी जाती है, बताओ, ठीक है। मेरे एज के जो है ग्रुप के लड़के जो मेरे साथ खेला करते थे किसी समय में, अब उनके बच्चों को खिलाना पड़ता है मेरे को, बताओ। उनके बच्चे हो गए, 3-3, 4-4 बच्चे हो गए कईयों के। तो अभी मैं, समझ जाओ तुम, अब क्या ही बोलूं मैं। देखो लड़कियों की शादी की आयु की बात करें तो 16 से लेकर 23 तक की एज में शादी लड़कियां करती थी, ठीक है। तो ये विवाह की आयु हो गई, आप समझ गए। अब विवाह का नियोजन कैसे होता था? देखो विवाह के नियोजन की बात करें तो विवाह आमतौर पे परिवार द्वारा नियोजित की जाती थी, मतलब फैमिली वाले ही जो है वो निर्णय लेते थे कि किससे शादी करना है, किससे शादी नहीं करना है।
मतलब अरेंज मैरिज का जो सिस्टम था वो ज्यादा प्रचलन में था, लव मैरिज वैरिज नहीं चलता था अभी के समय में। अभी के समय में जो चलता है खास करके वेस्टर्न कंट्री में तो भाई लव मैरिज ही होता है, अरेंज मैरिज का तो नामो निशान ही नहीं दिखता वहां पे, है ना। अब देखो स्त्रियों की पिटाई, भाई स्त्रियों की पिटाई होती थी वहां पे। स्त्रियों की पिटाई यानी कि जो पुरुष होते थे ना अपने महिलाओं के ऊपर हमेशा हावी रहते थे, और हावी रहते थे तो भाई जब भी गुस्सा आ गया बेल्ट निकाला और फटाफट फटाफट पीटना शुरू कर दिया। ठीक है, कभी डंडे से मार दिया, कभी बेल्ट वेल्ट जो मिल गया उससे पीट देते थे। महिलाओं की पिटाई मतलब होती रहती थी। उसके बाद बच्चों को मारना। अब देखो तलाक देना आसान था, तो कई बार क्या होती थी माताएं भाई जो होती थी तलाक देके किसी और के साथ निकल ली, है ना, बच्चे को छोड़ दिया अपने पति के पास, पुराने वाले पति के साथ। अब पति जो है वो भी छुटकारा पाना चाहता है अपने बच्चे से, वो भी चाहता है कहीं और घर बसा ले, इसको हटाओ। तो कई बार क्या होता था, कई बार ऐसी चीजें देखने को मिली, इस शिशुओं को मारने के लिए ठंड में छोड़ देते थे, है ना, ठंड में नंगा छोड़ दिया, भाई जाओ मरो। ठीक है, तो ये चीज बहुत बेकार थी भाई, ये चीज सही नहीं लगा मेरे को। काम चलाओ साक्षरता थी, यानी कि इतने लोग पढ़े लिखे थे कि काम चल जाए, ज्यादा विद्वान कोई नहीं था वहां पे, इतना ज्यादा मतलब पढ़े लिखे नहीं थे, बस इतना पढ़े लिखे थे कि नाम वाम लिख ले, सिग्नेचर विग्नेचर मार ले, थोड़ा बहुत है। तो काम चलाओ साक्षरता थी। सांस्कृतिक विविधता थी भाई यहाँ पे। सांस्कृतिक विविधता का मतलब यह है कि यहाँ पे अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग वर्ग को फॉलो करने वाले लोग निवास करते थे। तो ये सांस्कृतिक विविधता हम बता सकते हैं। ठीक है जी, जैसे कि भारत में। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं रोमन साम्राज्य की आर्थिक स्थिति का वर्णन कीजिए, है ना। यहाँ पे रोमन साम्राज्य की आर्थिक विशेषताओं की बात की गई है भैया जी। ठीक है, तो आर्थिक विशेषता का मतलब यह है कि आर्थिक रूप से क्या रोमन साम्राज्य बहुत मजबूत था या बहुत कमजोर था, वहां का व्यापार, इन सब चीजों के बारे में इसमें बताया गया। देखो रोमन साम्राज्य आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा मजबूत था, इसकी आर्थिक ढांचा बहुत मजबूत थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा संख्या में क्या थे, बंदरगाह, खान, खदाने, जहां से सोने चांदी वगैरह निकाले जाते थे, जैतून की तेल की फैक्ट्रियों की कोई कमी नहीं थी। तो इससे समझ में आता है कि आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा मजबूत था, स्ट्रांग था। कंटेनरों का प्रयोग किया जाता था भाई। कंटेनर यानी कि तरल पदार्थों को लाने ले जाने के लिए जो मिट्टी के मटके टाइप के होते थे बर्तन, उसका इस्तेमाल होता था, है ना। तो शराब है, जैतून का तेल है या अन्य तरल पदार्थों को ढोने के लिए मटके या फिर कंटेनरों का प्रयोग किया जाता था, जिसको एम्फोरा कहा जाता है। तो एम्फोरा क्या है जी, यहाँ पे एम्फोरा है ऐसे कंटेनर, ऐसे मिट्टी के मटके जिसका इस्तेमाल तरल पदार्थ जैसे कि शराब है, तेल है ना, इन सभी चीजों को लाने ले जाने के लिए किया जा रहा है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, एम्फोरा। ऐसे मटकों को हम क्या बोलेंगे, एम्फोरा। अब देखो जैतून का तेल जो है स्पेशली ड्रेसर 20 नामक कंटेनर में धोए जाते थे भाई। स्पेशली ड्रेसर 20 नामक कंटेनर सिर्फ जैतून के तेल को लाने ले जाने के लिए ही बनाए गए थे। ठीक है, तो ये भी याद रखिए। जल शक्ति का इस्तेमाल होता था। जल शक्ति का इस्तेमाल मशीनों को चलाने के लिए होता था। जो हमारा वहां पे सोने और चांदी की जो फैक्ट्रियां थी, है ना, स्पेन में जो सोने चांदी की फैक्ट्रियां थी, वहां से सोने चांदी की को निकालने के लिए जल शक्ति का इस्तेमाल किया जाता था। संगठित व्यापार और बैंकिंग व्यवस्था थी, है ना जी। व्यापार को बिल्कुल नियोजित ढंग से चलाया जाता था। लोगों को बैंक से पैसे उधार मिल जाता था अपनी व्यापारिक गतिविधियों को शुरू करने के लिए। तो ये भी बहुत अच्छी बात थी। और ये सारी चीजें क्या दर्शाने लग रही है, ये सारी चीजें इस बात को दर्शाने लग रही है कि भाई हाँ, वहां की जो आर्थिक स्थिति थी ना भाई, बहुत अच्छी थी, है ना, और व्यापार वगैरह बहुत अच्छे से होता था। बस यही था इसमें। चलो आगे बढ़ जाते हैं। देखो इससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही नहीं, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। तो आप लोग बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ रहे, इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें और सारे क्वेश्चन को समझते हुए चले। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, रोमन साम्राज्य में दासों की स्थिति का वर्णन कीजिए, है ना। दासों की स्थिति कैसी थी। दास यानी कि, दास का मतलब क्या होता है जी, दास यानी कि गुलाम, है ना, गुलाम। और गुलामों के साथ आप जैसा चाहे वैसा व्यवहार कर सकते थे। तो रोमन साम्राज्य में दासों की स्थिति कैसी थी उसके बारे में यहाँ पे आपको समझाया गया है। देखते हैं, चलिए पॉइंट्स सारे पढ़ लेते हैं, एक बार रीड कर लेते हैं। देखिए रोमन साम्राज्य के अगर दासों की स्थिति की बात करें तो जो ऑगस्टस था उसके समय काल में इटली की टोटल आबादी थी 75 लाख। 75 लाख में से 30 लाख दास थे। तो इससे समझ में आता है कि दासों की संख्या बहुत ज्यादा थी, है ना, बहुत ज्यादा संख्या में लोगों को दास बनाया गया था। दासों को पूंजी निवेश समझा जाता था, मतलब पैसे कमाने के लिए उनको खरीदा जाता था और बेचा जाता था। तो पूंजी निवेश इनको समझा जाता था।
उच्च वर्ग के लोग दासों से क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते थे। जो उच्च वर्ग के लोग थे, जो धनी लोग थे, उनका व्यवहार अच्छा नहीं था, मारना पीटना आम बात थी भाई इनको। दासों को नियंत्रण में रखने के लिए कुछ विशेष ध्यान दिए जाते थे, जैसे कि दासों को छोटे छोटे समूह में बांटा जाता था ताकि यह पता लग जाए कि कौन कामचोर है, कौन काम कर रहा है ना जी। दासों को नियंत्रण में रखने के लिए उनको शरीर पर गर्म लोहे से एक निशान बना दिया जाता था कि ताकि अगर वो भाग जाए तो उनकी पहचान हो सके। अगर वो कहीं भाग गए, जैसे कि आप देखेंगे कि गाय है या दूसरे जानवर है, उनको पहचानने के लिए उनके शरीर पे निशान लगा देते हैं, मोहर लगा दिया किसी गर्म लोहे से या कोई विशेष प्रकार का निशान बना दिया। तो ऐसे ही दासों के शरीर पे भी गर्म लोहे को दाग के निशान बना दिया जाता था ताकि वो भागे तो पता लग जाए कि हाँ भाई ये हमारा ही दास है ना। दासों पर नियंत्रण रखने के लिए उनके पैरों में जंजीर बांध दी जाती थी ताकि वो भाग ना सके, समझ रहे हो। तो इस तरीके से आपको क्या समझ में आता है कि दासों की स्थिति बस से बदतर थी भाई, है ना। ये सारे पॉइंट यहाँ पे बताया हुआ है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, किसी पॉइंट में कोई डाउट आपके नहीं रहा होगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा? अगला क्वेश्चन है हमारा रोमन साम्राज्य के परिवर्ती काल होगा। यहाँ पे कार लिखा गया है जी, माफी चाहेंगे, काल। ठीक है, परवर्ती काल के सामाजिक श्रेणियों तथा आर्थिक स्थिति का वर्णन कीजिए। अच्छा बच्चों, इस क्वेश्चन में आप सभी को क्या समझाना है? इस क्वेश्चन में आप सभी को समझाना है कि रोमन साम्राज्य में जो परवर्ती काल था, परवर्ती काल यानी कि तीसरी शताब्दी के बाद जो समयकाल शुरू हुआ, उस समय काल के कौन से वर्ग थे और इनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी। ठीक है, देखो रोमन साम्राज्य के परवर्ती काल की बात करोगे तो इस समय काल में अभिजात वर्ग सबसे पहले नंबर पे आते थे, दूसरे नंबर पे मध्यम वर्ग और तीसरे नंबर पे निम्न वर्ग। इस तरीके से 3 वर्गों में पूरा समाज जो था वो बटा हुआ था परवर्ती काल में। सबसे ऊपर अभिजात वर्ग, इसमें वो ये पैसे वाले लोग हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा वैसा है, वो है। तो इसमें सेनेट आ गए, एक तो सेनेट, और दूसरे अश्वरोही संगठित वर्ग जो है, अश्वरोही यानी कि जो भी घुड़सवार सिपाही होते थे जिनके पास बहुत ज्यादा धन दौलत है ना, उनको इसमें शामिल किया जाता था। ये बहुत ज्यादा धनवान होते थे, है ना। मध्यम वर्ग में जो भी नौकरशाही है यानी कि जो सरकारी कर्मचारी है या फिर सेना से जुड़े जो भी काम कर रहे हैं, सेना में जो भी सेवा दे रहे हैं, उनको शामिल किया जाता था। और क्योंकि ये बहुत ज्यादा मतलब सरकारी सेवा में थे तो इनकी स्थिति बहुत अच्छी थी भाई, बहुत पैसे वाले होते थे लोग। निम्न वर्ग में जो भी किसान है, कारीगर है, श्रमिक है, इन सबको मिला दिया, गुलाम है ना, दास है, तो इन सबको मिला के कौन सा वर्ग बन गया जी? निम्न वर्ग। तो समझ में आ जाता है कि ऊपर के जो 2 वर्ग है इनके पास बहुत ज्यादा पैसे है, पैसे वाले हैं, तो है ना, तो इनकी स्थिति बहुत अच्छी होगी। स्थिति की बात कर रखा है यहाँ पे कि परिवर्ती काल में नौकरशाही के उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग दोनों की स्थिति बहुत अच्छी थी क्योंकि बहुत धनी होते थे और इनको वेतन मिलता था सोने के रूप में। ठीक है जी, सोने के रूप में। और भ्रष्टाचार भी करते थे ये लोग। भ्रष्टाचार मतलब घूस वूस लेते थे और घूस वूस लेके भी बहुत पैसा छाप रहे थे, है ना। तो उनकी स्थिति बहुत अच्छी थी और बाकी जो नीचे के वर्ग के लोग थे उनकी जिंदगी बस से बदतर हो रखी थी। चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है जी? परवर्ती पुरा काल से क्या अभिप्राय है? इस काल के सुधारों तथा परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भाई, लॉन्ग में आता है, बहुत लेंथी आंसर आप लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का। तो परवर्ती पुरा काल से क्या अभिप्राय है? परवर्ती पुरा काल, तो परवर्ती पुरा काल का मतलब है रोमन साम्राज्य में 4वीं से लेके 7वीं सदी के मध्य का जो समय काल है उसको परवर्ती पुरा काल कहते हैं, जिसमें इस साम्राज्य का उद्भव होता है। उद्भव मतलब कि फिर से जन्म होता है, नया जन्म होता है। आपको मैंने बोला क्या कि जो तीसरी सदी है, ठीक है जी, तीसरी सदी से पहले वाला परवर्ती है, तीसरी सदी के बाद वाला तीसरी सदी से पहले वाला पूर्ववर्ती है ना, पूर्ववर्ती। और ये वाला कौन सा है? परवर्ती है। ठीक है, तो जो परवर्ती काल है, परवर्ती काल यानी कि लगभग आपका जो 4वीं है, 4वीं से लेके 7वीं सदी का जो समय काल है, 4वीं से लेके 7वीं सदी का समय काल है, उसको परवर्ती पुरा काल बोलेंगे, है ना। और इस समय काल में क्या होता है? रोमन साम्राज्य का उद्भव होता है, विकास होता है और विकास के बाद फिर पतन हो जाता है इस साम्राज्य का। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते। कौन कौन से परिवर्तन होते हैं इस समय काल में उसको हम देखते हैं। परिवर्तन की बात कर लेते हैं। तो पहले धार्मिक परिवर्तन की बात की गई है। धार्मिक परिवर्तन में कौन कौन से परिवर्तन देखने को मिलता है? तो सबसे पहला काम क्या होता है? जो कॉन्स्टेंटाइन है, सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने क्या किया? ईसाई धर्म को राजधर्म बना दिया इस समय काल में। मतलब कि इसी के समय काल में ईसाई धर्म जो है रोमन साम्राज्य का सबसे प्रमुख धर्म बन गया। और इसी समय काल में देखते हैं लगभग 7वीं शताब्दी के आसपास इस्लाम धर्म का उद्भव भी
देखने को मिल जाता है। तो ये तो धार्मिक परिवर्तन इस समय काल में देखने को मिलता है। अब राज्य के ढांचे में क्या परिवर्तन आया, मतलब कि साम्राज्य के अंदर क्या चेंजेस किए गए, तो यहाँ पे हमें दो सम्राट का नाम याद रखना होगा। एक तो मैंने आप लोगों को कॉन्स्टेंटाइन का नाम बताया और दूसरा नाम आएगा डायोक्लिशियन। ठीक है जी, डायोक्लिशियन यहाँ पे लिखा भी है डायोक्लिशियन। चलो जी, तो साम्राज्य के ढांचे में क्या बदलाव किए गए, क्या चेंजेस किए गए, चलो पढ़ने एक बार रीड कर देते हैं। तो जो सम्राट डायोक्लिशियन था उसने सबसे पहला चेंज क्या किया, साम्राज्य को थोड़ा छोटा बना दिया। अब सवाल उठता है भैया छोटा क्यों बना दिया, तो छोटा इसलिए बना दिया क्योंकि रोमन साम्राज्य बहुत दूर तक फैला हुआ था, बहुत दूर तक। ठीक है, अब बहुत सारे एरिया से जिसका कोई यूज ही नहीं है ना। अफ्रीका का एरिया है भाई, रेगिस्तानी एरिया, क्या इस्तेमाल है उसका, कोई यूज नहीं है ना। और ये दूसरे एरिया जिसका कोई इस्तेमाल नहीं था, तो इसलिए जो यूजफुल एरिया नहीं था उसको साम्राज्य से हटा दिया और साम्राज्य को थोड़ा छोटा बना दिया। समझ लो क्या बना दिया, थोड़ा छोटा बना दिया। समझ गए पहला पॉइंट। दूसरा, सम्राट ने क्या किया, साम्राज्य की सीमाओं पर किले बनवाए। अब किले क्या होते हैं जी, किले यानी कि घेराबंदी करवा दी, ऊंची दीवारें घेरवा दिया पूरे साम्राज्य के सीमाओं पर, ताकि साम्राज्य सुरक्षित हो सके, युद्ध से बच सके, है ना। प्रांतों का पुनर्गठन करवाया भाई, जो प्रांत थे उनको नए सिरे से गठित करवाया इसने। सैनिक और असैनिक कार्यों को अलग कर दिया, यानी कि जो सेना का काम है वो सिर्फ सेना करेगी और सेना का काम जो नहीं है वो दूसरे लोगों से करवाया जाएगा, यानी कि सैनिक और असैनिक कार्यों को अलग कर दिया। अपने सेनापतियों को ज्यादा स्वायत्तता प्रदान किया इसने। ज्यादा स्वायत्तता देने का मतलब ये ज्यादा अधिकार दिया ताकि उसके सेनापति और पावरफुल हो जाए, और जब उसके सेनापति पावरफुल हो गए तो उन्होंने ज्यादा अच्छे से काम किया साम्राज्य की भलाई के लिए। तो यहाँ पे सेनापतियों को पावर दिया इसने। ठीक है जी, आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने क्या किया, मुद्रा प्रणाली में सुधार किया। मुद्रा प्रणाली में सुधार किया इसने, एक सॉलिडस नाम का सिक्का चलाया। देखो यहाँ पे सॉलिडस नाम का सिक्का याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सॉलिडस नाम के सिक्के की खासियत क्या थी कि ये नया सिक्का था जो कि 4.5 ग्राम शुद्ध सोने का था। ठीक है जी, इससे पहले हमने दिनारियस पढ़ा था जो कि चांदी का था, वो भी विशुद्ध था, वो शुद्ध नहीं था। ये शुद्ध सोने का था और 4.5 ग्राम ही इसका वजन था सॉलिडस का। इसके अलावा सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने एक नई राजधानी बनाई। ठीक है, राजधानी को कहां ले गया जी, कुंस्तुनतुनिया ले गया। कुंस्तुनतुनिया की खासियत ये थी कि कुंस्तुनतुनिया जो है वो तीनों तरफ से किससे घिरा था जी, समुद्र से घिरा हुआ था। तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ था ये राजधानी। ठीक है, तो कुंस्तुनतुनिया की बात हमने कर ली। अब इन सुधारों का प्रभाव क्या रहा, ये जो सुधार किए गए डायोक्लिशियन के द्वारा, सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा, इससे प्रभाव क्या रहा। देखो, शहरी संपदा और समृद्धि में वृद्धि आई, समृद्धि बढ़ी वहां पे, है ना। स्थापत्य कला के नए नए रूप देखने को मिले। स्थापत्य कला यानी कि भवन निर्माण की अनेक शैलियां विकसित हुई। भोग विलास के स्तरों में वृद्धि हो गई, यानी कि लोगों का जीवन जो है वो ज्यादा सुखी हो गया। ठीक है, शासन करने वाले कुलीन पहले से अधिक संपन्न और शक्तिशाली हो गए। जो शासन करने वाले जो कुलीन वर्ग के लोग थे, यानी कि जो अभिजात वर्ग के लोग थे, जो धनी लोग थे, उनकी जिंदगी और अच्छी हो गई, वो और ज्यादा धनवान हो गए। चलिए, अब जरा एक आखिरी क्वेश्चन रह गया है। आखिरी क्वेश्चन को समझ लो भाई, ये भी आ जाता है 8 नंबर में, पूरे लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। सीबीएसई बोर्ड में 8 नंबर में और बाकी स्टेट बोर्ड में जो भी सबसे मैक्सिमम मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है उसमें आता है। क्या है क्वेश्चन, रोमन समाज और अर्थव्यवस्था के आधुनिक दर्शाने वाले आधारभूत लक्षणों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन क्या समझ में आता है, क्वेश्चन से समझ में आता है कि ऐसे कौन से तत्व है, ऐसे कौन सी चीजें जो कि रोमन समाज को आधुनिक दर्शाता है, मॉडर्न युग की तरह दर्शाता है, जैसे अभी के समाज की तरह, और कौन से ऐसे तत्व है जो कि रोमन समाज की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल मॉडर्न दर्शा रहा है, आज के समय के जैसा दर्शा रहा है ना। उसी के बारे में आपको पॉइंट लिखना है। तो शॉर्ट हेडिंग के थ्रू आपको पॉइंट्स लिखवा रखा है। सबसे पहले रोमन समाज की बात करोगे, वहां पे आपको पता है एकल परिवार का प्रचलन था जो कि इसको आधुनिक दर्शाता है ना। सांस्कृतिक विविधता थी, तलाक देना बहुत आसान था, महिलाओं का संपत्ति पर अधिकार था, विवाह की आयु भी ठीक ठाक थी, जो कि आज भी ऐसे ही, मतलब भारत जैसे देशों में इसी आयु को सही माना जाता है, या वेस्टर्न कंट्री में भी इसी आयु को ज्यादा सही माना जाता है। तो ये सारे पॉइंट हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, रोमन समाज की विशेषता जब मैं आपको करवाया था। और जब अर्थव्यवस्था को आधुनिक दर्शाने वाले लक्षण बताओगे तो वही सारे पॉइंट है जो भी
आप लोगों ने रोमन साम्राज्य के आर्थिक ढांचे में जो पढ़ा है आप लोगों ने, वही सारे पॉइंट आपको यहाँ पे लिखना होगा। जैसे कि मजबूत आर्थिक ढांचा था, कंटेनरों का प्रयोग होता था, धन का प्रयोग होता था, जल शक्ति का प्रयोग, है ना, बैंकिंग व्यवस्था बहुत अच्छी थी। तो यही सारे पॉइंट आपको यहाँ पे बताने हैं। ठीक है जी, तो ये आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे भाई, आपके पेपर में इसी में से आएंगे सारे क्वेश्चन, इससे बाहर भाई कुछ नहीं आएगा, आपको कितनी बार बता चुका हूं मैं। ठीक है जी, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, देखो जी एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, आप मेरे को टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है जी, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करिए, वहां पे चैप्टर की पीडीएफ आपको फ्री मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री, 1 रुपए भी हम चार्ज नहीं करेंगे। लेकिन आप चाहते हैं चैप्टर की जो पीपीटी या पीडीएफ जो है वो तो फ्री में मिल जाएगा, लेकिन अगर आप उसी पीडीएफ को आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको कुछ पे भी करना होगा, फ्री नहीं है वो चीज। बस चैप्टर की हम पीपीटी आपको पीडीएफ आपको फ्री में प्रोवाइड करा देंगे, क्वेश्चन आंसर के साथ फ्री में नहीं करवा सकते। ठीक है जी, कुछ हमें भी पेमेंट देना होता है, जो कि हमारे इस नोट्स को टाइप करते हैं, है ना, उसको प्रिंटेड फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, तो भाई उनको भी तो कुछ देना होता है। तो इसलिए ये चीज हमने फ्री नहीं रखा है, उसके लिए कुछ पेमेंट आपको करना ही होगा, है ना। बाकी तो मैंने आपको वीडियो देख लिया, मतलब आपने अगर वीडियो भी देख लिया तो काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को बस अच्छे से देख लेना और समझ लेना। ठीक है जी, बाकी टेलीग्राम को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर ले, वहां पे फ्री पीडीएफ, जो भी फ्री पीडीएफ है आपको वहीं पे मिलेगा, सैंपल पेपर की पीडीएफ, टेस्ट पेपर की पीडीएफ, और भी जो भी इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन है आपको हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देंगे। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, कोई आपके मन में डाउट रह जाता है तो डाउट आप क्लियर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज करके। बस आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।